आइए चलिए देखिए, तो हम लोग लास्ट डे की क्लास में जो बात कर रहे थे, 2 लेक्चर में हम लोगों ने देखा था क्या, ब्रिटिशर्स की जो आर्थिक नीति थी, ठीक है। अब इसी आर्थिक नीति के दृष्टिकोण से दूसरे तथ्य पर बात करें तो हम लोग कहेंगे कि ब्रिटिश द्वारा जो यहाँ पर भू राजस्व नीति को अपनाया गया उसको देखना है। तो भू राजस्व नीति भी कहीं ना कहीं उनके राजस्व को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से था, आर्थिक नीति के तहत ही जा रहा है। लेकिन आर्थिक नीति को हम लोगों ने क्या किया, 2 स्तर पर विभाजित कर लिया, क्योंकि भू राजस्व की नीति पूरी आर्थिक नीति का मूल आधार है। लेकिन ये उन्होंने तब स्थापित किया जब यहाँ पर क्या हुआ, उनका स्थायी प्रशासन प्रारंभ हो गया। एक तरह से राजनीतिक स्तर पे वो क्या हो गए थे, अपने आप को मजबूत कर लिए थे। प्लस प्रारंभ में जो उनके शोषण की सारी नीति चल रही थी उसमें आधार क्या था, वो कंपनी बन करके आए थे, व्यापारिक लाभ लेना चाहते थे और धीरे धीरे प्रशासन उनकी तरफ शिफ्ट हो रहा था। तो उस बीच में उन्होंने व्यापार के दृष्टिकोण से और भारत के संसाधनों के दृष्टिकोण से, उसके दोहन के दृष्टिकोण से जो नीति चलाई वो आर्थिक नीति के तहत चला जाता है। और मुख्य रूप से भूमि और उस पे उपज जो हो रहा है उस पे जो कर वसूली करते थे वो कहाँ चला जाएगा, इनका भू राजस्व नीति के तहत चला जाएगा। तो अब हम लोग को आज क्या देखना है, आज हम लोग को देखना है ब्रिटिश भू राजस्व नीति। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग बात करते हैं ब्रिटिश भू राजस्व नीति की, तो ब्रिटेन के लोगों द्वारा या हम कहें ब्रिटिश द्वारा भारत के क्षेत्रों में जो भी अपना साम्राज्य स्थापित किया गया उसे हम कहते हैं ब्रिटिश भारत, ठीक है। ब्रिटिश भारत का मतलब जो यहाँ के स्थानीय राजा थे, यदि उनके क्षेत्र को ब्रिटिशर्स ने अपने साम्राज्य में विलीन नहीं किया तो वो ब्रिटेन के बाहर का क्षेत्र हो गया। इसके अलावा कुछ स्तर पर जैसे पुर्तगालियों द्वारा उपनिवेशी बस्ती बसाई गई, जैसे गोवा को आपने देखा। इसके अलावा फ्रांसीसियों द्वारा जो आपने देखा था, जैसे हम लोग माहे, यनम, कराईकल ना और पांडिचेरी, इन क्षेत्रों की बात करते थे, इसमें फ्रांसीसियों का नियंत्रण था। तो ये सारे क्षेत्र को अगर हम बाहर निकाल दें तो बचा हुआ जो क्षेत्र है उसी को कहते हैं क्या, ब्रिटिश भारत कहते हैं, ठीक है। अब ब्रिटिश भारत में इन्होंने भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के भू राजस्व की नीति को अपनाया। पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी भू राजस्व की नीति थी, उसको कब लागू कर रहे थे और लागूकर्ता कौन थे, ठीक है, ताकि फैक्चुअल पॉइंट आपका कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग इस पे आगे जो है वो चर्चा कर लेंगे एक एक नीति को डिटेल में देखकर, ठीक है। ये 3 नीति कौन कौन सी थी, पहली जो थी उसे आप कहते हैं जमींदारी व्यवस्था, या इसी को क्या कहते हैं, एक मरारी, और या इसी को क्या कहते हैं, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। इसका जन्मदाता कौन है, यानी किसने लागू किया था इसका जन्मदाता, हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आपको तो यह नाम कभी नहीं भूलना चाहिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग दूसरी बात करें तो दूसरा कौन सा है, दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। इसको कौन लेकर के आए थे, तो इसको प्रारंभ किए थे कर्नल रीड, और बाद में इसको आगे कौन बढ़ाए थे, थॉमस मुनरो, ठीक है। तो थॉमस मुनरो हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम लोग तीसरे की बात करें तो तीसरा कौन सा था, महालवाड़ी व्यवस्था, और ये किसके द्वारा लाया गया था, हार्ट मैकेंजी के द्वारा, ठीक है, हार्ट मैकेंजी। अब एक सरल शब्दों में समझिए, फिर डिटेल में समझ रहे हैं। देखिए इनको क्या था, भूमि पर जो उपज हो रही थी उसके बदले किसानों से क्या लेना था, कर वसूलना था। इनके कर वसूलने का प्रावधान क्या था, जब इन्होंने भूमि पर कर वसूलने का प्रावधान जमींदारों के माध्यम से कराया तो उसी को कह दिए जमींदारी व्यवस्था। जब कर वसूली प्रत्यक्ष रूप से किसानों से, रैयत मतलब होता है किसान, किसानों से लेते थे तो उसे कह दिए रैयतवाड़ी व्यवस्था। और फिर उन्होंने क्या किया, एक महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की, जिसमें किसानों से ना लेकर के वो क्या करते थे, गांव का एक मुखिया चुन लेते थे, और गांव का जो मुखिया होता था उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि उस गांव के प्रत्येक किसान से वो क्या करे, जो उपज है
उसका कर लेकर के अपने पास रखे और वो क्या करेंगे, एक साथ मुखिया से ले लेंगे। ये 3 प्रकार की व्यवस्था उन्होंने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित किया था। अब एक एक करके हम लोग इसी को पढ़ते हैं। महालवाड़ी, महालवाड़ी मुतफल में कर दी। आइए देखिए यहां पर, तो अब हम लोग पहले की बात करना चल रहे हैं। फर्स्ट क्या है, जमींदारी व्यवस्था, या इसी को क्या कहते हैं, स्थायी बंदोबस्त, और या इसी को हम लोग क्या कह देंगे, इक्तमरारी। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसके प्रायोजक तत्व क्या थे। प्रायोजक तत्व, प्रायोजक तत्व का अर्थ होता है कि इसको ने इसी व्यवस्था को लाने के पीछे कारण क्या था, इस व्यवस्था को क्यों लाया गया था, कोई आधार होगा ना इस व्यवस्था को स्वीकारने का, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रायोजक तत्व। देखिए भारत में क्या था इससे पहले, देखिए ये कब लाया गया है, तो 1791-92 में इसको प्रारंभ किया गया, लेकिन अस्थायी रूप से, और 1793 में जाकर इसको क्या किया गया, स्थायी कर दिया गया था। तो 1793 में जब इस व्यवस्था को लाया गया, उससे पहले भारत के क्षेत्रों में जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो खास तौर से किस क्षेत्र में लाया गया है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, वर्मा, इन क्षेत्रों में लाया गया है। ठीक है, तो बंगाल के क्षेत्र में, क्योंकि बिहार और उड़ीसा भी बंगाल के ही साम्राज्य में आ जाता था, तो उन क्षेत्रों में इससे पहले क्या चलता था, इनकी चलती थी ठेकेदारी व्यवस्था, ठेकेदारी व्यवस्था, या इसी को क्या कहते थे, नीलामी व्यवस्था। और ये किसके द्वारा लाया गया था, तो ये लाया गया था वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। वॉरेन हेस्टिंग का पूरा जो काल रहा है कितना रहा है, 1775 से 1782। ठीक है, अब इस बीच जो वॉरेन हेस्टिंग ने अपनी ठेकेदारी प्रथा या नीलामी प्रथा चलाई थी, ये असफल हो गई थी। तो जब पूर्वत जो व्यवस्था चल रही थी वो असफल जा रही थी, तो ऐसे में क्या था, कुछ नया प्रावधान तो करना था। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो नीलामी प्रथा थी इसकी असफलता का कारण क्या था। नीलामी प्रथा, प्रथा ना कहें, नीलामी व्यवस्था की असफलता का कारण। देखिए नीलामी व्यवस्था का तात्पर्य क्या है, इसमें क्या होता था, किसी खेत में उपज से पूर्व ही क्या होता था, बोली लगा दी जाती थी। और ऐसे में जब बोली लगा दी जा रही है तो जरूरी तो नहीं है कि जब आप प्रारंभ में ही किसी खेत को देख करके कि इस पे कितनी उपज होगी उसका केवल अनुमान लगा करके आप बोली लगा लें, तो वास्तव में उत्पादन उतना हो ही। तो इसमें होता क्या था कि चूंकि उत्पादन पूर्व ही बोली लगा करके उस क्षेत्र की वसूली का अधिकार ठेकेदारों द्वारा ले लिया जाता था। तो खेत की नीलामी हो रही है, जो ज्यादा बोली लगाएगा कि हम आपको ज्यादा पैसा देंगे, यानी ब्रिटिशर्स के लिए कह रहा है कि हम आपको ज्यादा पैसा यहां से वसूल के देंगे, उसको यह अधिकार दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। अब ज्यादा पैसा देने की वजह से बोली कभी कभी इतनी ज्यादा हो जाती थी कि उपज उतना हो ही नहीं पाता था। तो ऐसे में तो वो नुकसान में चले जाते थे, तो ब्रिटिशर्स को भी पूरा पैसा नहीं मिलता था, कुछ उनको भी नुकसान उठाना पड़ जाता था, या तो मुकदमेबाजी हो जाती थी, कुल मिला के पैसा तो फंस जाता था ना। तो अब यहां पर क्या है, पहला कारण क्या था कि जो भू उपज था, भू उपज व बोली, उसके मध्य क्या था, संतुलन नहीं था, संतुलन नहीं था। कभी कभी क्या होता था, जो बोली होती थी वो उपज से अधिक हो जाती थी, और ऐसे में क्या होता था कि जो
ठेकेदार लोग होते थे उनको क्या होता था, नुकसान हो जाता था। ठीक है, इसके अलावा और क्या कारण था, और कारण था कि वॉरेन हेस्टिंग द्वारा पहले ये जो प्रथा थी ये क्या लाई गई थी, ये 5 वर्ष के लिए लाया गया, ये व्यवस्था को जो है 5 वर्ष के लिए लाया गया। और बाद में जब 5 वर्ष में, मतलब एक बार जब किसी को नीलामी कर दी जाती थी तो 5 वर्ष के लिए उसको अधिकार दे दिया जाता था वहां से कर वसूलने का। ठीक है, और उसके पश्चात क्या हुआ, जब ये 5 वर्ष की व्यवस्था असफल हो गई तो उसके बाद उसने क्या किया, इसे 1 वर्ष का कर दिया। और 1 वर्ष का किया यानी प्रत्येक वर्ष अब बोली लगती थी। आईपीएल देखते हैं ना, एक मेगा ऑक्शन होता है, मतलब 5 साल में अगर बोली लग रही है तो एक बार जिसको अधिकार दे दिया गया वो 5 साल तक वसूली करेगा। और प्रत्येक वर्ष अगर हम कर रहे हैं तो प्रत्येक वर्ष उसकी बोली लगानी पड़ेगी। यानी यहां पर क्या हुआ, वॉरेन हेस्टिंग द्वारा दोनों पैतरा अपना लिया गया, 5 वर्ष वाला भी करके देख लिए और 1 वर्ष वाला भी करके देख लिए, दोनों ही जगह पर क्या रहे, असफल रहे। इसके अलावा क्या था, ये जो ठेकेदार लोग थे तो ये क्या थे, एक मध्यस्थ वर्ग का उदय था, मध्यस्थ वर्ग का उदय, क्योंकि जहां पर एक तरह से क्या करना है, वसूली करना है, तो ब्रिटिशर्स प्रत्यक्ष रूप से उनसे किसी भी अपनी प्रशासनिक इकाई को लगा करके उनसे वसूली करवा सकते थे, अपने अधिकारियों को लगा करके, लेकिन बीच में ठेकेदारों को लगा दिए। और आप जानते हैं जब ठेकेदार लोग आएंगे तो क्या करेंगे, शोषण करेंगे, क्योंकि जब उनको ब्रिटिशर्स को पैसा देना है तो वहां से वो केवल उतनी ही तो वसूली नहीं ना करेंगे जितना उनको पैसा देना होगा, कुछ बीच में अपने लाभ कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे। और अपना लाभ ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए किसानों का ज्यादा ज्यादा शोषण करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसे में ब्रिटिशर्स को मिल क्या रहा है, उनको तो उनके हक का ही पैसा चाह रहा था, लेकिन बीच वाला जो था वो क्या, पूरी व्यवस्था को बिगाड़ दिया था। क्यों, किसान के लिए जो आवश्यक चीजें होती थी वो भी उनको नहीं मिल रहा था। कुल मिलाकर के व्यवस्था क्या रही थी, पूरी तरह से असफल हो गई थी। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा था, दूसरी तरफ देखिए जो ब्रिटिशर्स थे इनके लिए क्या था, आय की मांग बढ़ रही थी, आय की मांग बढ़ रही थी, इनको और ज्यादा पैसा चाहिए था। क्यों चाह रहा था, तो ध्यान समझिए। पहला चीज ये चाह रहा था कि इनका जो साम्राज्य विस्तार था, साम्राज्य विस्तार, इसकी नीति चल रही थी। और साम्राज्य विस्तार की ये नीति इनकी केवल भारत में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर चल रही थी। अब आप बताइए, जब आप साम्राज्य विस्तार की नीति करेंगे तो युद्ध करेंगे, जब युद्ध करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा उसके लिए आर्थिक समृद्धि की या आर्थिक संपन्नता की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। और जब तक आप अपने आय को बढ़ाएंगे नहीं तब तक फिर आप साम्राज्य विस्तार के लिए अपनी शक्ति को मजबूत नहीं कर पाएंगे। अब दूसरे स्तर पर देखिए क्या था, जो साम्राज्य विस्तार हो रहा था, अभी आपके पास इतने क्षेत्र हैं, इतने क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए आपको अपने प्रशासनिक इकाइयों का सेटअप करना पड़ता है, अपने जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको रखेंगे। अब आपके पास अचानक क्या हो रहा है, साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं, क्षेत्र आपका बड़ा हो गया। आप बताइए, प्रशासनिक अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी नहीं पड़ेगी। जब कर्मचारियों की संख्या बढ़ाएंगे तो उनको वेतन और भत्ता देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, उसके लिए आय की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो जितना बड़ा आपका साम्राज्य हो रहा है उतना बड़ा ही तो साम्राज्य पर सही तरह से कार्य नियंत्रण में रहे, उसके लिए कर्मचारियों और अधिकारियों की आवश्यकता है। और उनकी भी तो आय बढ़ेगी तो उसका दबाव राजस्व पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, उसकी भी जरूरत थी इनको। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा कि ये जो दौर था, अब ये क्या था, एक प्रकार के निवेश का दौर था, निवेश का दौर था। ज्यादा से ज्यादा लोगों से क्या कर रहे थे ब्रिटिशर्स, पैसा अपना उस पर लगवा रहे थे। और जब पैसा लगवा रहे थे तो उनको क्या देना पड़ रहा था, उसका लाभांश देना पड़ रहा था। पैसा लगवा रहे थे तो जैसे आपने रेलवे पर निवेश के लिए देखा, क्या करना पड़ रहा था, वहां पर 5% चाहे फायदा हो चाहे नुकसान देना पड़ा नहीं पड़ा था। ऐसे अन्य प्रावधानों के माध्यम से भी तमाम प्रकार के निवेश चल रहे थे। तो जो पैसे लगाए हैं उनको लाभांश भी तो देना पड़ेगा, ये भी एक खर्चा उनके लिए चल रहा था। ठीक है, इसके अलावा इस समय जो कंपनी थी, ध्यान रखिएगा अभी रेल के निवेश का दौर प्रारंभ नहीं हुआ है, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं कि ऐसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में क्या हुआ था, निवेश के कार्य चल रहे थे। ठीक है, इसके अलावा जो कंपनी थी वो क्या थी, खुद भी ऋणग्रस्त थी। अब एक तरफ अगर आप देख रहे हैं तो कंपनी की आय और मांग बढ़ रही है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो
ठेकेदारी प्रथा है वो फ्लॉप कर जा रही है। तो नई व्यवस्था को जन्म देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? इसीलिए हमने कहा प्रायोजक तत्व, वो कारण क्या थे जिसकी वजह से नए व्यवस्था या हम कहें जमींदारी व्यवस्था को जन्म देना पड़ा। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि जब कॉर्नवालिस ने इस जमींदारी व्यवस्था को जन्म दिया तो क्या ये चीजें उसके लिए इतनी आसान थी? ध्यान देते हैं। तो चलिए देखते हैं जमींदारी व्यवस्था के लिए, या इसको ऐसे कर लीजिए, कॉर्नवालिस के समक्ष चुनौतियां। अब जब कॉर्नवालिस नई जो व्यवस्था को लाना चाहता था, इसके सामने चुनौतियां क्या क्या थी? सबसे पहली चुनौती ये थी कि ये कर वसूलने का कार्य किसके माध्यम से करें? जमींदारों के माध्यम से, ठेकेदारों के माध्यम से, या प्रत्यक्ष रूप से किसान से ही कर लें? अब यहां पर ठेकेदार का तो सवाल नहीं उठता, ये तो मैंने केवल आपको विकल्प के रूप में लाके दे दिया, क्योंकि ठेकेदारों के माध्यम से जो कर की वसूली हो रही थी वो तो फ्लॉप हो चुकी थी ना। अब ऐसे में उस व्यवस्था को कैसे ले सकते हैं? तो यहां पर कॉर्नवालिस के समक्ष एक ये चुनौती थी कि जब हम नई व्यवस्था लाएं तो उसमें किसानों से जो कर वसूलने का अधिकार होगा वो अधिकार किसे दिया जाए? हम डायरेक्ट किसानों से ही कर को वसूलें, या हम बीच में एक जमींदारी वर्ग को लेकर के चले आए और उनके माध्यम से क्या करें कि जो कर है उसको वसूलवाएं? दूसरी इसके सामने चुनौती क्या थी? कर की दर क्या रखें? कर की दर क्या रखें? ठीक है। और तीसरी इसके समक्ष चुनौती क्या थी कि जो कर की दर है, कर की दर उसे स्थायी रखे या अस्थायी रखे। इसका मतलब यह हुआ कि क्या जब इस व्यवस्था को लागू करे तो एक बार कोई ऐसे कर का निर्धारण कर दे जो हमेशा के लिए फिक्स रहे, उसमें ऊपर नीचे ना किया जा सके, या समय समय पर 10 साल, 15 साल, 20 साल पर कर में परिवर्तन का प्रावधान रखे। ये तीन उसके समक्ष चुनौतियां थी, और शायद अब आप उसके समक्ष जो चुनौतियां हैं उसका समाधान इसके दो नाम से ही समझ गए होंगे। पहला आपने क्या देखा? जमींदारी व्यवस्था। इसका मतलब ये बात तो समझ में आ गया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ पर निष्कर्ष के रूप में ये निकाला कि हम जमींदारों से ही क्या करेंगे? वसूली करवाएंगे। और दूसरा कर की दर, तो कर की दर उसने क्या किया? स्थायी बंदोबस्त कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इसका मतलब कर की व्यवस्था उसने क्या किया? स्थायी रूप से एक बार जो लाया, प्रारंभ में अस्थायी लाया था, जब 1791-92 की बात थी तो उस समय क्या किया था? अस्थायी लाया, लेकिन उसके बाद 1793 से उसको स्थायी कर दिया, तो लंबे समय तक वो स्थायी चलता रहा। हालांकि इसके बावजूद कॉर्नवालिस के लिए इस निष्कर्ष तक पहुंचना चीजें आसान नहीं थी। तो हम लोग सबसे पहले ये कारण समझते हैं कि आखिर उसने जमींदारी व्यवस्था को ही क्यों चुना। ठीक है, तो अब हमारा पॉइंट हो जाएगा जमींदारी व्यवस्था को चुनने का कारण। आइए देखिए, पहला कारण तो नो डाउट वॉरेन हेस्टिंग, या हम कहें ठेकेदारी जो प्रथा थी या व्यवस्था थी उसकी असफलता। एक तो पहले ही आप देख लिए हैं। दूसरा अगर हम लोग देखें तो कारण क्या था? देखिए, जो कॉर्नवालिस था वो स्वयं क्या था? एक जमींदार परिवार से था, जमींदार परिवार से था। तो चूंकि वो जमींदार परिवार से था इसलिए उसको जमींदारी प्रथा में थोड़ा ज्यादा दिलचस्पी थी, क्योंकि एक होता है ना फैमिली बैकग्राउंड से उसने उन व्यवस्थाओं को देखते हुए आया था। ठीक है। तीसरा सबसे बड़ी चीज क्या है कि उस समय ब्रिटेन में क्या था? उस समय ब्रिटेन में क्या था? तो ब्रिटेन में उस समय जो था वो जमींदारी व्यवस्था चलती थी, और कॉर्नवालिस ब्रिटेन के
अहमवाद से प्रभावित था। उसे लगता था कि जो चीज ब्रिटेन में सफल है वो पूरी दुनिया में सफल होगा। ठीक है, इस वजह से उसने क्या किया, यहां पर भी जमींदारी प्रथा को क्या किया, बढ़ावा दिया, प्रोत्साहन दिया। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि जमींदारी प्रथा को लेकर के मतलब किस प्रकार के भू राजस्व की नीति को अपनाना है, इसको लेकर के जो है वो कार्नवालिस का उसके कुछ सहयोगी भी थे, उनके साथ थोड़ा मतभेद दिखाई देता है। इसमें इसके सहयोगी के रूप में देखिए, एक थे जेम्स ग्रांट और दूसरे थे सर जॉन सोर। ठीक है, इसमें जो है वो जेम्स ग्रांट जो हैं वो कार्नवालिस के जमींदारी प्रथा के निर्णय से सहमत नहीं रखते थे, लेकिन कार्नवालिस को सर जॉन सोर की सहमति मिल गई थी। तो कुल मिलाकर के एक सहयोग भी मिल गया था कि जमींदारी प्रथा ही ठीक रहेगी। ठीक है, अब यहां ध्यान रखिए, तो हम लोगों ने भी देखा कि जमींदारी प्रथा को चुनने का ही कारण क्या रहा। तो पहला, एक ठेकेदारी व्यवस्था थी वो फ्लॉप हो चुकी थी। दूसरा, कार्नवालिस स्वयं एक जमींदार परिवार से था। तीसरा, ब्रिटेन में जमींदारी व्यवस्था चल रही थी और कार्नवालिस ब्रिटेन के अहमवाद से प्रभावित था। और चौथा, सर जॉन सोर का कार्नवालिस को समर्थन प्राप्त था। ठीक है, अब हुआ क्या, हुआ ये कि जमींदारी प्रथा लागू कर दी गई। तो जमींदारी प्रथा जो लागू की गई वो भारत के लगभग 19%, कौन सा भारत, ब्रिटिश भारत के 19% भूभागों पर क्या है, ये जमींदारी प्रथा ला करके लागू किया गया था। और ये 19% भूभाग कौन कौन से थे, तो इसमें बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था, असम था, वर्मा था। ये सारे क्षेत्र थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस जमींदारी प्रथा का क्या व्यवस्था रही थी और उसके बाद देखेंगे कि जमींदारी प्रथा जो थी उसका क्या निष्कर्ष रहा था। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो पहला टॉपिक है ना, इसमें सारी चीजों के एक्सप्लेनेशन जो निष्कर्ष के रूप में रहेगा उससे मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, और चूंकि प्रत्येक स्थान पर आप देखेंगे कि चाहे कोई भी व्यवस्था क्यों ना अपनाए हो, वहां किसानों की बदहाली ही रही है। तो जो यहां पर मैं चीजों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा, अगर आपको मेंस में लिखने की जरूरत पड़ेगी तो उन्हीं चीजों को रैयतवाड़ी और महालवाड़ी भी आप उस चीज को ना लिख सकते हैं। ठीक है, समझने के दृष्टिकोण से शब्दों का हेरफेर थोड़ा कर लीजिएगा, बाकी मैं समझा वहां पर भी दूंगा, लेकिन यहाँ पर पहले चरण पे मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, हर छोटी छोटी बुनियादी चीज बताऊंगा कि किस तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत की चीजों को इस व्यवस्था ने प्रभावित किया है। ठीक है, आइए तो अब हम लोग देखते हैं कि इस जमींदारी व्यवस्था में एक प्रावधान क्या था। तो इसमें प्रावधान ये था कि जो भूमि होती थी उस भूमि का मालिक किसे मान लिया गया, जमींदार को मान लिया गया। हालांकि वास्तविक मालिक तो ब्रिटिशर्स ही होते थे, लेकिन मान लिया गया कि जमींदार लोग जो है वो भू के मालिक हैं और इसलिए जो किसान होगा वो जमींदारों को क्या करेगा, उनका कर देगा। ठीक है, अब यहां पर दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि यहां पर भूमि पे किसानों का अधिकार नहीं था। अगर भूमि पर किसानों का अधिकार नहीं था तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, किसान लोग जो थे वो भूमि को बेच नहीं सकते थे और ना ही गिरवी रख सकते थे, क्योंकि जब रैयत वाली व्यवस्था आप देखेंगे तो वहां पर भूमि का मालिक किसे बना दिया, किसान को बना दिया गया। और जब किसान को बना दिया गया तो किसान भूमि का मालिकाना हक रख रहे हैं, यानी उसको बेच भी सकते हैं और उसको गिरवी भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर यह व्यवस्था नहीं थी। तीसरी चीज क्या थी, अब ये जमींदारी व्यवस्था में जो हम लोग कर की बात कर रहे थे, तो कर कैसे निर्धारित किया गया, कर निर्धारण का एक अवधारणा आप कह सकते हैं, कर निर्धारण की व्यवस्था बनाई जिसमें कहा गया कि जमींदार जितना कर वसूलेंगे उस कर का 10/11 हिस्सा किसके पास जाएगा,
ब्रिटिश सरकार के पास चला जाएगा, ब्रिटिश कंपनी के पास, कंपनी ये भी चल रही है तो ब्रिटिश कंपनी के पास चला जाएगा। जबकि 1/11 हिस्सा होगा वो कौन लेंगे? जमींदार लेंगे। ठीक है, अब यहीं पर एक बात समझ लीजिए, तब इसके आगे की छोटी सी बात बताते हैं। जब आप देख रहे थे इसने जमींदारी व्यवस्था को क्यों लागू किया, तो इसका एक कारण यह भी था कि उसको लगता था, किसको लगता था? वही जो आपके बगल में लेटे हुए हैं ना, कितने लोग गए उनके कब्रगाह पे? गए ही होंगे, नहीं गए हैं? कितने लोग गए हैं? अच्छा, मुझे लगता है, मतलब मैंने सुना है, मैं कभी गया नहीं हूं, पर सुना हूं कि वहां पर मतलब कुछ खास लोग जाते हैं। ऐसा है? ऐसा नहीं है? वो तो सबकी अपनी अपनी निगाहें हैं ना। कुछ खास को साथ गए हैं या खास को देखने गए हैं तो कहेंगे खास लोग ही जाते हैं, और जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को देखने गया उसको तो देख नहीं पाएगा, गड्ढा करके देखना नहीं है, लेकिन हाँ उसकी कब्र को देखने गया होगा तो वो कहेगा नहीं ठीक है भाई, क्या है, पार्क पार्क है जो कुछ भी है। आइए देखिए, तो अब यहां पर इसका मानना था, इसका कॉर्नवालिस का क्या मानना था कि यदि हम जमींदारों के माध्यम से कर की वसूली करवाएंगे तो हमारा प्रशासनिक खर्च कम हो जाएगा। प्रशासनिक खर्च कम हो जाएगा। क्यों प्रशासनिक खर्च कम हो जाएगा? क्योंकि जाहिर सी बात, अगर हम उस कार्य के लिए किसी अधिकारी को रखेंगे तो उसको वेतन और भत्ता देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? और दूसरा क्या था कि इन्होंने जमींदारी प्रथा के माध्यम से क्या किया? भारत में एक ब्रिटिश राजभक्त का वर्ग तैयार किया, और 1857 की क्रांति में उन्होंने स्वीकारा भी कि भारत के जो जमींदार लोग थे उन्होंने अगर साथ न दिया होता तो शायद परिस्थितियां बदल गई होती। ठीक, तो इसका मतलब क्या था? एक स्थानीय वर्ग को भी अपना राजभक्त के रूप में तैयार करा देते। ठीक है, तो ये दो कारण भी यहां समझिएगा, क्योंकि अब ये जमींदारों के माध्यम से हो रहा है। अब जमींदारों के लिए क्या किया गया था? तो यहां पर एक सूर्यास्त कानून लाया गया था। सूर्यास्त कानून लाया गया था, और ये सूर्यास्त कानून कब लाया गया था? 1794 में। ये सूर्यास्त कानून क्या था? इस कानून के तहत एक नियत तिथि, मतलब जब जमींदारों को ये बता दिया जाता था कि आपको अपना कर इस तिथि तक ला करके जो कंपनी है उसके राजकोष में जमा कराना है। ठीक है, जैसे सैलरी का आपका एक डेट होता है ना, वैसे कंपनी की सैलरी का एक डेट निर्धारित कर दिया गया सभी जमींदारों के साथ। अब अगर उस नियत तिथि के सूर्यास्त तक यानी सूर्य के अस्त होने तक, सूर्य के डूबने तक यदि जमींदार पैसे को ला करके जमा नहीं कराते थे तो उनसे क्या होता था? उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। ठीक, मतलब अब उनका जमींदारी का अधिकार छीन लिया गया। तो जमींदारी का अधिकार छीन लिया गया तो इसका मतलब क्या हो गया? उनसे भूमि का अधिकार भी छीन लिया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सूर्यास्त कानून का संबंध किस राजस्व व्यवस्था से है, किस भू राजस्व व्यवस्था से है। दूसरा, सूर्यास्त कानून लागू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था। तीसरा, सूर्यास्त कानून भारत के किन क्षेत्रों में लागू किया गया। तो चूंकि अगर आप जमींदारी व्यवस्था समझ पा रहे हैं तो यहां से कोई भी प्रश्न घुमा फिरा के पूछे आप उसके जवाब तक आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं, ये तो प्रक्रिया रही, अब हम लोग देखते हैं निष्कर्ष। देखिए, अगर हम लोग निष्कर्ष के दृष्टिकोण से देखें तो हम लोग इसको दो रूपों में देखेंगे। एक पहले देखेंगे ब्रिटिशर्स के दृष्टिकोण से, और दूसरा देखेंगे भारत के किसानों के दृष्टिकोण से। फिर जब हम लोग इसके बाद नई व्यवस्था देखेंगे तो वहां पर ब्रिटिशर्स का तत्कालिक जो लाभ मिल रहा था उसको भी देखेंगे, और फिर जो दीर्घकालिक उनका नुकसान हुआ उसको भी देख लेंगे, क्योंकि नुकसान ना हुआ होता तो नई व्यवस्था क्यों स्वीकारते? तब तो इसी को सब जगह लगा देते। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया? अपने नुकसान को भी महसूस किया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं ब्रिटिशर्स के दृष्टिकोण से अगर हम लोग बात करें तो ये जो ब्रिटिशर्स था इसको लेकर के पहले हम लोग देखते हैं इनके सकारात्मक निष्कर्ष के रूप में
ब्रिटिशर्स की अगर दृष्टिकोण से हम लोग बात करें तो इनके लिए क्या था, इसका निष्कर्ष कैसा था, सकारात्मक था। यानी इनको इसमें क्या हुआ, लाभ हुआ। कैसे लाभ हुआ, तो सबसे पहली चीज क्या हुआ, इनको जो है इनकी आय बढ़ी, आय बढ़ी, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, इनकी आय जो थी वो स्थायी थी, इसलिए इनको क्या था, अपने बजट का अंदाजा था, बजट का अंदाजा था। इसका मतलब जब इनको पता था कि हमको इतना फिक्स पैसा मिलना है, तो उसके बाद क्या था, अपनी जो नीतियां थी उसके अनुसार कार्य कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अन्य इसको लाभ क्या मिल रहा था कि इनके प्रशासनिक खर्च कम हुए थे, प्रशासनिक खर्च, क्योंकि ये जो पूरी व्यवस्था थी इसमें आपने देखा कि जमींदारों को एक प्रकार से वहां पर कमीशन बेस पर काम दे दिया गया कि कुछ आप रखेंगे, बाकी सारा ला करके यहाँ पर जमा कर देंगे, ठीक है। तो ये तो उनका लाभ था। आइए अब हम लोग देखते हैं भारत में किसानों के दृष्टिकोण से, किसानों के दृष्टिकोण से यहां पर क्या हो रहा है, इनके लिए नकारात्मक निष्कर्ष रहा। नकारात्मक इसमें कैसे रहा, आइए देखते हैं। सबसे पहला चीज क्या हुआ कि जो जमींदार थे, जमींदारों ने क्या किया, किसानों का बड़े स्तर पर शोषण किया। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपको एक बार वहां पर क्या करेंगे, वसूलने का अधिकार दे देंगे, तो जैसे ठेकेदारी प्रथा में था कि आपने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा वहां वसूलने का प्रयास किया, वैसे जमींदारों के माध्यम से भी क्या होगा, उत्पीड़न तो होगा ही। और ये कोई नई बात तो है नहीं, अगर कहीं पर भी कर प्रणाली है तो वहां पर किसानों का उत्पीड़न ही आप शुरू से सुनते चले आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अकाल हो, भूखमरी हो, सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, उपज न हो किसी भी कारण से, तो भी उनको क्या होता था, अपना कर तो देना ही पड़ता था। तो ऐसे में कोई भी वर्ग करेगा शोषण, तो पहला प्रतिक्रिया आपको देखने को मिलेगा ही, ठीक है। दूसरा यहां पर आप देखेंगे तो ये जमींदारों के माध्यम से क्या हो रहा था, जमींदारों के माध्यम से एक मध्यस्थ वर्ग आ गया, मध्यस्थ वर्ग आ गया। क्यों, अब जमींदारों ने क्या किया, जो किसानों से कर वसूलने का काम था वो स्वयं नहीं करते थे, और ये काम इन्होंने किसको दे दिया, इन्होंने ठेकेदारों को दे दिया, ठेकेदारों को दे दिया। अब आप जानते हैं, जैसे मान लेते हैं एक सरकार हो गई, सरकार को प्रत्यक्ष रूप से किसान से क्या करना था, कर वसूलना था, किसान से कर वसूलना था। सरकार ने अपनी व्यवस्था के तहत क्या किया, जमींदारों को बीच में माध्यम बना दिया कि जमींदार लोग क्या करेंगे, तो जमींदारों के माध्यम से कर वसूला जाएगा। और जमींदारों ने क्या कर दिया, बीच में ठेकेदारों को लाकर रख दिया। अब ये बताइए कि जब सरकार को कर वसूलना था तो ये सरकार को प्रत्यक्ष लाभ किसानों से मिल सकता था, लेकिन जब जमींदार बीच में आए तो जमींदार अपने लाभ के लिए जो सरकार को पैसा देना था उससे ज्यादा वसूलने का प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे। और वही प्रयास क्या होगा, जब ठेकेदार आ जाएंगे तो ठेकेदारों के माध्यम से क्या होगा, अब ये ठेकेदार जो है, जो जमींदार को पैसा देना था उससे ज्यादा वसूलने का काम करेंगे नहीं करेंगे। इस वजह से क्या हो रहा है, किसानों पर ये जो शोषण की चाबुक है ये दोहरे रूप में चल रही है। जमींदार अगर करते तो केवल एक ही स्तर पे होता, बीच में ठेकेदार भी आ गए, दो चरण में होने लगा ना। जैसे कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, जितने नाम पर मतलब आवाज उठी कि हाँ जमीन यहाँ पर है या बिक रही है, तो जितने लोगों के चरण से होकर गुजरेगा सबका अपना हिस्सा बनता चला जाएगा ना। डायरेक्ट पार्टी से जो जमीन 20 लाख की होगी वो बीच के ब्रोकर के माध्यम से 35-40 लाख में आपके लिए पहली आवाज में उठा दिया जाता है, क्योंकि उसमें कई चरण में लोग है ना, 2-2, 4-4, 5-5 लाख वाले कई लोग बीच में लगे होंगे, ठीक है। धन्यवाद। आइए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, तो पहला चीज आपने देखा कि जो जमींदार थे उनके माध्यम से शोषण हो रहा था, दूसरा ठेकेदार आ गए उनके माध्यम से शोषण हो रहा है। तीसरी चीज क्या है, दोनों के निष्कर्ष के रूप में किसानों की बदहाली है, किसानों की बदहाली है। किसानों की बदहाली कैसे हो रही है, क्योंकि अब अभी जैसे मैं बताया, बाढ़ पड़े, सूखा हो, अकाल हो या किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, इनसे कर जबरन वसूला जाता था, जबरन वसूला जाता था। इस विषम परिस्थिति में किसानों के पास तो वैसे भी पैसे नहीं होते थे, इनको किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं दिया जाता था।
कैसा सहयोग? जैसे आप पढ़ते चले आ रहे हैं, बैल हो गया, हल हो गया, बीज हो गया, या अन्य किसी प्रकार का तकनीक, जो कृषि संबंधित तकनीक होता है उसका विकास होता है, उस सब का सहयोग नहीं किया जा रहा था। तो जाहिर सी बात है किसानों की स्थिति क्या होगी? बदहाल होगी। और सिर्फ किसान ही नहीं, क्योंकि किसान का उत्पादन जब बेहतर नहीं होगा और किसान बदहाल होंगे तो समाज का प्रत्येक वर्ग क्या होगा? उससे प्रभावित होगा। ठीक है, और यही कारण था कि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी भू राजस्व नीति की प्रतिक्रिया में ही आपने देखा यहां पर तमाम तरह के विद्रोह हो रहे हैं। जितने भी विद्रोह हुए, चाहे वो आप आदिवासी विद्रोह देखेंगे, चाहे आप नागरिक विद्रोह देखेंगे, या आप जो सन्यासी विद्रोह देखते हैं, वो सभी विद्रोहों में पाएंगे कि कहीं ना कहीं समाज का प्रत्येक वर्ग क्या था? पूरी तरह से इनसे असंतुष्ट हो चुका था। ठीक है, उसका न्यू यहीं से पड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक, अब अगर हम लोग ब्रिटिशर्स के दृष्टिकोण से बात करें तो दीर्घकाल के दृष्टिकोण से, दीर्घकालिक नुकसान हुआ किसको? ब्रिटिशर्स को। कैसे नुकसान हुआ? सबसे पहली चीज क्या हुआ? देखिए, किसानों की बदहाली हुई। किसानों की बदहाली। ब्रिटिशर्स ये सोचते थे कि जब हम जमींदार को रखेंगे तो जमींदार क्या करेगा? उनके कार्यों को प्रोत्साहित करेगा, तकनीक सहायता उपलब्ध कराएगा, अन्य सहयोग करेगा। देखिए, जितना ज्यादा उपज होगा उतना ही ज्यादा तो आपको कर मिलेगा। क्यों? क्योंकि उपज का प्रतिशतता आप पा रहे हैं ना, कोई फिक्स मात्रा तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिशर्स को लगा था कि जमींदार जो है वो किसानों का सहयोग करेंगे, उनके उपज को बढ़ाने में तकनीक रूप से और प्लस अन्य जो आवश्यकताएं होंगी उसमें सहयोग करेंगे। लेकिन हुआ क्या? जो जमींदार लोग थे, जमींदार लोग जो थे ये कहां थे? ये शहरों में बैठे थे, और शहरों में बैठ करके ये क्या कर रहे थे? ऐश कर रहे थे। और ठेकेदार लोग क्या कर रहे थे? वो बीच की कड़ी के रूप में शोषण का जो गति था उसको और तीव्र कर दिए थे। ठीक, तो जब किसानों की बदहाली हो रही है तो अप्रत्यक्ष रूप से उसका नुकसान सरकार को भी हो रहा है। ठीक है, दूसरे स्तर पर अगर हम लोग बात करें, देखिए ये प्रथा जो थी वो जमींदारों के स्तर से भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। क्यों? क्योंकि लगभग 5 वर्षों में जो 11% जमींदार थे उनकी जमींदारी जो थी वो सूर्यास्त कानून के तहत छीन ली गई थी। अब इसमें हो क्या रहा था? अभी ब्रिटिशर्स ने सोच के रखा था कि जब हम जमींदारों के माध्यम से कर की वसूली करवाएंगे तो हमारा प्रशासनिक खर्च कम होगा। लेकिन जब जमींदारों की जमींदारी छीनी जा रही थी तो मुकदमेबाजी हो रही थी। तो जो उधर पैसा उनका बच रहा था प्रशासनिक खर्च में, वो पैसा कहाँ लग जा रहा था? वो उनका कानूनी प्रक्रियाओं और मुकदमों में चला जा रहा था। तो ऐसे में वो बहुत संतुलन की स्थिति में तो नहीं आ पाए कि प्रशासनिक खर्च अगर बचा लिए तो यहाँ से ज्यादा लाभ प्राप्त किए। यहाँ पर भी उनके साथ समस्याएं बनी हुई थी। इसके अलावा क्या हुआ? देखिए, सरकारी नौकरी की पहली चाह होती है कि ये स्थायी होता है। दूसरी नौकरी की चाह ये होती है कि हमको पता होता है कि हमारी जो महीने की आय होगी ये क्या होगी। ये जो चाह होता है ना, ये प्रारंभिक छवि के रूप में लोगों के आकर्षण का केंद्र होता है। भैया एक बार नौकरी लग गई, 60 साल तक जब तक रिटायर नहीं हो रहे हैं तब तक कम से कम हमारी नौकरी तो रहेगी स्थायी। दूसरा, भैया इतना पैसा मिलेगा हम जिंदगी आराम से जी लेंगे। तो मानव का जो स्वभाव है ना वो कैसा है? वो हमेशा अपने लिए एक कदम आगे सोचता जरूर है, लेकिन जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ता है तुरंत क्या होता है? वहां पर फिर रुकता है, और जब रुकता है तो उसे लगता है ना एक कदम तो और आगे बढ़ना है। अब अगर इसी सरकारी नौकरी में क्या हो, ऊपरी पैसा ना मिले तो सरकारी नौकरी ज्यादा से ज्यादा साल, 1.5 साल, 2 साल में क्या होता है? चुभने लगती है। यार इतनी ही सैलरी मिलती है, अब इसमें कैसे खर्चा चलेगा? मतलब वो कहते हैं ना, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। महंगाई बढ़ती जा रही है ना, और आसपास के लोग अपने क्या है जो आए हैं उनको कहीं ना कहीं क्या है बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये जितने भी सरकारी नौकरी करने वाले लोग होते हैं ना, और जब उनको क्या होता है, जब उनको ऊपरी इनकम नहीं मिलती है तो उनके अंदर समस्या क्या हो जाती है?
यही जो स्थायी आय थी, फिक्स जो इनकम थी, जो एक समय उनके आकर्षण का केंद्र था, अब समस्या बन गई क्योंकि उससे बढ़ नहीं पा रहे हैं ना। ब्रिटिशर्स के साथ भी समस्या ही आ गई। प्रारंभिक चरण में उनके लिए जो उनकी स्थायी आय थी, उनको बड़ा अच्छा लगा, हमारा बजट मिल गया, लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, कर की दर में परिवर्तन नहीं कर सकते थे, तो उनकी इनकम जो है बंद के रह गई। और जब इनकम बंद के रह गई तो समय के साथ उनके खर्चे बढ़ने लगे, आवश्यकताएं बढ़ने लगी, लालसा बढ़ने लगी, तो जाहिर सी बात है फिर वो पैसे उनको कम पड़ने लगे। तो इस दृष्टिकोण से भी वो थोड़ा सा असंतुष्ट रहे थे। उसमें ये तमाम कारण थे जो आप देख रहे हैं कि जो जमींदारी प्रथा थी उसके सारे प्रावधान या प्रक्रियाओं में अंततः निष्कर्ष के रूप में निकल करके आया है। ठीक है, अब हम लोग अगले पे चलते हैं। रैयत वाड़ी व्यवस्था। अब ये रैयत वाड़ी व्यवस्था क्या है, तो अभी मैंने बताया रैयत का अर्थ होता है किसान, किसान। ठीक है, अब जब हम किसान की बात करें तो यहां पर इसका मतलब क्या हो गया कि जो भू और राजस्व वसूली होगी, अब वो क्या होगी, सीधे किसानों के माध्यम से होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जैसे पीछे देखे थे प्रायोजक तत्व, प्रायोजक तत्व, प्रायोजक तत्व क्या था, अभी आपने जमींदारी प्रथा में देखा ना कि जमींदारी प्रथा लागने के पीछे कारण क्या था। उसी तरह यहां पर भी हम लोग देखेंगे कि जो रैयत वाली व्यवस्था ला करके रखा गया था उसको लाने के पीछे कारण क्या था। ठीक है, तो कारण के रूप में पहला कारण क्या था कि अब अभी मैंने बताया ना उनकी जो आय थी वो क्या हो गई थी, वो फिक्स हो गई और उनके खर्चे जो थे वो क्या हो गए, बढ़ गए। इसलिए उनके अंदर क्या हो गई थी, असंतुष्टि हो गई थी, असंतुष्टि। अब यहां पर देखिए जरूरत पड़ेगी तो आप सारी चीजों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन में लेके जा सकते हैं, क्योंकि कारण मैंने बताया ना कि उनके आय जो थे वो सीमित हो गए थे। दूसरा चीज मैंने बताया उनके प्रशासनिक खर्च जो सोचे थे जमींदारी व्यवस्था से कम होगा, वो कानूनी प्रावधानों में फंस करके खर्चे उनके उतने होने लगे। तीसरा कारण फिर आप वही चीज जो पीछे देखे, क्या देखे कि किसानों की बदहाली थी, किसानों का उत्थान नहीं था। तो किसानों का उत्थान नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है, उपजाऊ या आप कह सकते हैं जो कृषि की उपज थी वो बढ़ी नहीं, तो समस्याएं बढ़ने लगी। किसान क्या हो रहे थे, नाराज हो रहे थे, असंतुष्ट हो रहे थे, उनकी ब्रिटिश नीति विरोध प्रतिक्रियाएं चालू हो गई थी, तमाम प्रकार से आंदोलन होना चालू हो गया था, तो समस्याएं बढ़ जाती हैं। आपके जो प्रशासनिक जो प्रयास होते हैं, अगर विरोध की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो किसी एक नीति पर नहीं चलती, वो तो प्रतिक्रिया में ही चली जाती है। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए अलग से खर्चे चले जाएंगे। ठीक है, ये तमाम कारण आप ला करके खोद के उसमें रख सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से ये आय के असंतुष्टि को आप ध्यान में रखिए। अब रैयत वाली व्यवस्था में जैसे भी मैंने आपको बताया, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए यहाँ पर जो अलग पॉइंट के रूप में, बाकी तो पॉइंट आपके पीछे से ही निकलेंगे, जो आपने अभी दीर्घकालिक नुकसान देखा था ब्रिटिशर्स का, वही यहाँ पर प्रायोजक तत्व बन जाएगा। तो अब आगे की बात अगर हम लोग करें तो जिन क्षेत्रों में ये रैयत वाली व्यवस्था लाना चाहते थे वहां पर जमींदारी वर्ग का अभाव था, जमींदारी वर्ग का अभाव था। इसका मतलब क्या था, जो जमींदार लोग होते थे वहां पर उन क्षेत्रों में नहीं पाए जाते थे। और ना पाए जाने का एक कारण भी क्या था कि वहां पर जो खेत थी, खेत की जो जोत होती थी वो छोटी छोटी थी, अर्थात भूमि का जो मालिकाना हक होता था वो क्या होता था, छोटे छोटे स्तर पर टुकड़ों में बटा हुआ था। ठीक है, और जमींदारी व्यवस्था के लिए जरूरी होता है कि एक बड़ी खेत की जोत हो। ठीक, तो एकीकृत भूमिका नहीं था, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ये भी दो कारण थे। ठीक है, अब जब रैयत वाली व्यवस्था आई है तो रैयत वाली व्यवस्था का मतलब क्या हो गया, रैयत वाली व्यवस्था का मतलब हो गया कि अब किसानों से सीधे क्या किया जाएगा, वसूली किया जाएगा। अब यहाँ पे दो पॉइंट पहले देख लेते हैं कि रैयत वाली व्यवस्था लाया कौन था। अभी चर्चा हम लोगों ने किया था, कौन लाया था, प्रारंभ इसका कर्नल रीड किए थे और बाद में इसको कर्नल रीड लगभग 1793-94 करीब कर दिए थे। ठीक है, और बाद में इसको कौन लेकर के आया था, थॉमस
मुनरो। ठीक है। अब इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि ये किन क्षेत्रों में लागू किया गया। तो जो 3 व्यवस्थाएं आप देखते हैं, कौन कौन सी व्यवस्था आपने देखा था, कौन कौन सी? एक जमींदारी व्यवस्था, दूसरी रैयतवाड़ी व्यवस्था, तीसरी महालवाड़ी व्यवस्था। इन 3 व्यवस्थाओं में जो सबसे बड़े ब्रिटिश भूभाग पर लाया गया था वो कौन सा था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। कितने क्षेत्र पर लाया गया था? लगभग ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्रों पर। ठीक है। अब ये 51% जो क्षेत्र थे वो कौन कौन से थे? कौन क्षेत्र था इसमें? इसमें बंबई था, मद्रास था, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत में उत्तरी कर्नाटक, कुर्ग जो जिला था वो कहां चला जा रहा था? वो जा रहा था आपका, वो आपका जो जा रहा था वो कहां जा रहा था? वो जा रहा था जमींदारी व्यवस्था में। ठीक है। बंबई और मद्रास ये जो प्रेसिडेंसी क्षेत्र थे मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में इसको लाकर लागू किया गया था। ठीक है। अब हम लोग तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है? महालवाड़ी व्यवस्था। अब महालवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर सीधे फैक्चुअल पॉइंट पर आइए, बाकी निष्कर्ष और प्रायोगिक तत्व वगैरह आप पीछे की असफलता को ध्यान में रख के वहां पे आप बात कर सकते हैं। ठीक है। तो महालवाड़ी व्यवस्था पे अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? तो पहली बात तो ये क्या है, अब देखिए ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर, 51% क्षेत्र पर 2 व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, 70% तो हो गया। अब बच कितना रहा है? 30%। 30% भूभाग पर ये जो व्यवस्था आ रही है इसको लाने वाला कौन था हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है। अच्छा, एक चीज और पीछे का देख लीजिए, जैसे पहले उसको समझ लीजिए तभी इस पे आते हैं। ये जो रैयत वाली व्यवस्था है इसका निष्कर्ष क्या निकला? इसका निष्कर्ष क्या निकला? तो निष्कर्ष की अगर हम लोग बात करें तो ब्रिटिशर्स के दृष्टिकोण से तो सकारात्मक ही रहा, उनकी आय बढ़ गई। लेकिन यहां पर किसानों के दृष्टिकोण से क्या हुआ? पुनः निष्कर्ष उनके लिए क्या रहा? निराशाजनक रहा। तो कुछ आपको नए पॉइंट यहां पर देखने को मिले, उसको ध्यान रखिए। जैसे मान लेते हैं कि यहां पर क्या था, किसानों को आपने देखा, इनको क्या मान लिया गया था? इनको भू मालिक मान लिया गया था, जमीन के मालिक ये थे। और ऐसी स्थिति में जब किसान अपनी बदहाली की अवस्था में होता था, इसका मतलब उपज अच्छा नहीं हुआ है और दबाव डाल करके उससे कर वसूला जा रहा है, तो वो क्या करते थे? बहुत से बार अपनी जमीनों को क्या करते थे? गिरवी रख देते थे या बेच देते थे। और यहाँ पर प्रावधान क्या था कि यदि आप अपना कर समय समय पर देते रहेंगे तब तक आपका क्या होगा? जमीन का मालिकाना हक बना रहेगा, और जब आप कर रोक देंगे तो आपसे जमीन छीन ली जाएगी। तो ओवरऑल चाहे आप कर न जमा कर पा रहे हो अथवा अगर आप अपने जमीन को गिरवी रख दे रहे हैं या बेच दे रहे हैं, किसानों के हाथ से उनकी जमीन तो निकल जाएगी। और अगर किसानों के हाथ से जमीन चली गई तो आप समझ सकते हैं कि फिर किसानों की स्थिति किस स्तर पर जाकर के रुकेगी ना। तो चूंकि किसानों पर यहाँ पे देखिए है क्या, जमींदारी व्यवस्था में किसानों के पास जमीन थी ही नहीं, बेचने का अधिकार भी नहीं था। यहाँ पे चूंकि जमीन थी तो समस्याएं जैसे थोड़ी बढ़ रही थी, वो क्या कर रहे थे? वो जमीन को गिरवी रख दे रहे थे, और गिरवी रख रहे थे तो वो एक नए चंगुल में फंस जा रहे थे। जब गिरवी रखेंगे तो किसके पास रखेंगे? कोई महाजन साहूकार के पास रखेंगे? नहीं रखेंगे। अब उनके पास अगर वो जमीन को गिरवी रख रहे थे तो समय समय पर अगर उसका ब्याज नहीं दे पा रहे थे, कहां से देंगे? उपज उतनी होती नहीं थी, जितनी होती थी उसमें क्या होता था? जो कर था उसी को वसूल लिया जाता था, उनके अपने खुद की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती थी। तो लगातार क्या होता था? जो साहूकार या मारवाड़ी वर्ग होते थे उनके ब्याज की दर क्या होती थी? बढ़ती चली जाती थी। और एक समय ऐसा आता था कि अब उनका भी शोषण प्रारंभ हो जाता था, और उनके शोषण में फिर क्या हो रहा था? पुनः किसानों की जमीन चली जाती थी या तो वो दोहरी मार झेलते थे। ठीक है। इसके अलावा चूंकि यहां पर क्या था? कर की दर कैसी थी? कर की दर अस्थायी थी। इसका मतलब उसको परिवर्तित किया जा सकता था, 20 साल 30 साल में उसकी दर को परिवर्तित कर सकते थे। ठीक है।
और यहाँ पर जो कर की दर होती थी बड़ी उच्च कर दर होती थी। कभी कभी ऐसा भी होता था कि यदि ब्रिटिश के द्वारा मतलब कंपनी के द्वारा या ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसी प्रकार की किसानों की मदद भी की जाती थी तो वहां पर जो कर की दर होती थी उसको और बढ़ा दिया जाता था। मतलब अगर वो बैल, हल या बीज या किसी प्रकार का जैसे तकावी ऋण का प्रावधान था, उस तरह की चीजें अगर देते भी थे तो उन क्षेत्रों में क्या करते थे, कर की दर को और ज्यादा बढ़ा देते थे। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, यहाँ पर भी किसानों का शोषण ही है, लेकिन कुछ अलग कारणों से आप शोषण को देख रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग तीसरे पे आ जाते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था का अर्थ क्या है? महालवाड़ी व्यवस्था का अर्थ हो गया गांव का मुखिया। गांव का मुखिया, इसका मतलब हो गया कि यहां पर जो कर की वसूली की जा रही थी अब वो एक एक किसान से नहीं किया जा रहा था, क्योंकि रैयतवाड़ी व्यवस्था की एक ये भी समस्या थी कि जब एक एक किसान से कर की वसूली कर रहे थे तो प्रशासनिक खर्च बढ़ गए थे। एक एक किसान से जाकर वसूलना मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों की आवश्यकता होगी नहीं होगी। तो ये भी क्या था, रैयतवाड़ी व्यवस्था में दीर्घकालिक परिणाम के रूप में ब्रिटिशर्स के लिए क्या था, एक नकारात्मक पक्ष लेकर के आता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जब बात करें तो इसमें क्या था, गांव का मुखिया ये क्या करता था, पूरे गांव के जो किसान होते थे उनसे क्या कर रहे थे, यहाँ पर पूरे गांव के किसान से ये मुखिया कर की वसूली कर लेता था और मुखिया के माध्यम से कहां पहुंच जाता था, ये ब्रिटिशर्स तक पहुंच जाता था। ठीक है, अब ये जो महालवाड़ी व्यवस्था थी किसके द्वारा लाई गई थी? महालवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी द्वारा। अब देखिए जो हॉल्ट मैकेंजी द्वारा महालवाड़ी व्यवस्था लाई गई थी तो किन क्षेत्रों में लाई गई थी? तो ये लाई गई थी मध्य प्रांत, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत। तो मध्य प्रांत वर्तमान के मध्य प्रदेश से, संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश से आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आया था उत्तर पश्चिम राज्यों में। ठीक है, और पंजाब में भी कुछ थोड़े से परिवर्तन के साथ इसी व्यवस्था को लाया गया था। तो पंजाब में भी क्या हुआ था, थोड़े से परिवर्तन के साथ, जिसको ग्राम प्रथा के नाम से जानते थे, वहां पर भी इस व्यवस्था को लाया गया था। ठीक है, तो फिर से ध्यान दीजिए, जो पहला हम लोगों ने देखा वो कौन सा था, जमींदारी प्रथा थी, लगभग 19% भूभाग पर आ रहा है। दूसरा आपने देखा क्या हो रहा था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, लगभग 51% भूभाग पे आ रहा है। तीसरा महालवाड़ी व्यवस्था, कितने प्रतिशत भूभाग पे, 30%। क्षेत्रों के आधार पर बात करें तो जो जमींदारी व्यवस्था थी वो पूर्वी भारत की तरफ था, मतलब बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, असम हो गया, बर्मा हो गया। जबकि अगर हम लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था को देखेंगे तो मुख्य रूप से आपको बंबई और मद्रास जैसे प्रेसिडेंसी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और अगर हम लोग महालवाड़ी की बात करें तो कहां पर है ये आपका मध्य प्रांत हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, उत्तर पश्चिम के राज्य हो गए। ठीक है, जो जमींदारी प्रथा थी वहां पर कर वसूलने का काम जमींदारों के माध्यम से होता था, रैयतवाड़ी व्यवस्था में डायरेक्ट किसानों से वसूला जाता था, और महालवाड़ी व्यवस्था में गांव के मुखिया के माध्यम से वसूला जाता था। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था को लाने वाला व्यक्ति कौन था, कॉर्नवालिस था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को लाने वाला व्यक्ति कौन था, बड़े स्तर पे थॉमस मुनरो था। और अगर हम लोग महालवाड़ी व्यवस्था की बात करेंगे तो इसके लिए कौन है, हॉल्ट मैकेंजी है। ठीक है, बाकी निष्कर्ष के रूप में अगर हम लोग आए, अब ये पूरी भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था का निष्कर्ष, तो पूरे भू राजस्व की व्यवस्था के निष्कर्ष में जो पीछे चीजें आप पढ़े हैं वो थोड़ा सा पॉइंट वाइज आपको बता दे रहा हूं, बाकी आपका एक्सप्लेनेशन वैसे ही चलेगा। जैसे पहली चीज यहां पर क्या होगी, किसानों की बदहाली। अब कितने तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ये जो पीछे बातें बताए वो आपके पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि कर की दर इतनी ज्यादा हो जाती थी कि वो चाह करके भी उसको चुका नहीं सकते थे, उनकी निजी जो आवश्यकताएं थी वो भी पूरी नहीं हो पाती थी, विषम परिस्थितियों में सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिलता था, अतिरिक्त कर के लिए उनके ऊपर दबाव डाल दिया जाता था, ठेकेदारों द्वारा उनका शोषण किया जा रहा था, जमींदारों के द्वारा उनका शोषण किया जा रहा था, और जब प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के कर्मचारी आकर उनका जो है मतलब कर वसूली करते थे तो उनके द्वारा भी उनका शोषण ही किया जा रहा था। तो प्रत्येक रूप में क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था।
दूसरे स्तर पे बात करें, भारत में जो एक कृषि प्रधान देश है, तो आज भी आप भारत को कृषि प्रधान देश के रूप में समझते हैं, तो उस समय भारत का लगभग 90% से ज्यादा जो वर्ग था वो कृषि क्षेत्रों में क्या था, कार्यरत था। और अगर किसान बदहाल होगा तो संपूर्ण समाज बदहाल हो जाएगा। इसका मतलब पूरे भारत की अर्थव्यवस्था जो थी वो कहीं ना कहीं किसानों पर निर्भर करती थी, और किसानों की अर्थव्यवस्था का बदहाल होना, इसका मतलब पूरे भारतीय समाज की व्यवस्थाओं का बदहाल हो जाना था। जिसकी वजह से क्या था, अगर हम कहें तो सामाजिक दृष्टिकोण से या हम कहें राजनीतिक दृष्टिकोण से और अन्यथा आर्थिक दृष्टिकोण से, सभी तरफ से भारत के सभी लोगों का क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था। ठीक है, इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि किसानों के बदहाली के फलस्वरूप भारत में शिल्प व उद्योग का पतन हो रहा था। शिल्प व उद्योग का पतन हो रहा था। क्यों? क्योंकि अधिशेष उत्पादन होगा तभी ये चीजें बढ़ेंगी, और यहाँ पर अधिशेष उत्पादन छोड़िए, उत्पादन अगर अधिशेष हो भी जाता था तो उसका लाभ भारतीयों को नहीं मिलता था, ब्रिटिशर्स लेकर चले जाते थे। 90% तक कर की दर ये लोग बढ़ा देते थे। तो 90% कर की दर का मतलब उपज आप कितना भी कर लीजिए, लाभ तो वही लेके चले जा रहे हैं, तो पूरा समाज तो असंतुष्ट है। इसी की प्रतिक्रिया के स्वरूप आप देखेंगे कि फिर क्या है, क्योंकि अब अगला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, ब्रिटिशर्स नीति के विरुद्ध भारतीयों की प्रतिक्रिया, और वहीं पर फिर भारत में होने वाले आप तमाम प्रकार के विद्रोह को देखते हैं। तो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें किसान विद्रोह देखेंगे, जनजाति विद्रोह देखेंगे, नागरिक विद्रोह देखेंगे, और उन सभी विद्रोह का कारण क्या था, ब्रिटिशर्स की आर्थिक नीति। कुछ स्थान पे आप देखेंगे तो भू राजस्व नीति होगी, कुछ स्थान पे आप देखेंगे तो उनकी जो आपने इससे पहले जो आर्थिक नीति देखा था, जो 3 चरणों में देखा, वणिकवाद देखा, औद्योगिक पूंजीवाद देखा, और प्लस जो वित्तीय पूंजीवाद देखा, वो भी कारगर रहेगा। इसके अलावा इनका क्या है, जो संसाधनों के दोहन को लेकर के भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया जा रहा था, भारतीय क्षेत्रों को विजिट किया जा रहा था, प्रशासनिक इकाइयों के रूप में केवल और केवल भारत का शोषण किया जा रहा था, भारत को किसी भी प्रकार से उत्थान की तरफ, प्रगति की तरफ या बेहतर प्रशासन की तरफ लेकर नहीं जा रहे थे। ये समस्त कारण बने थे जितने भी प्रकार के आप विद्रोह देख रहे हो उसका। ठीक है, तो ये सब क्या है, इतनी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, हमेशा ध्यान रखिएगा। यहां से आपका फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम बनने वाला है, यानी प्री के कॉन्सेप्ट से, लेकिन जब मेंस के कॉन्सेप्ट पे आप आएंगे ना, ये सब कोर पॉइंट हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि ब्रिटिश आर्थिक शोषण नीति ही तो मुख्य रूप से पूरा आधुनिक भारत का आधार बन रहा है। ठीक है, तो यहां से जब आपको क्वेश्चन बनेगा तो आपके सोचने का, देखने का, समझने का, जानने का, लिखने का जो दायरा है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग व्यापक होना चाहिए। जितनी जगह से मटेरियल खींच सकते हैं उतना ही बेहतर क्या होगा, आपका आंसर राइटिंग होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल इसको यहीं पर हम लोग रोकते हैं। ठीक, ये जो भू राजस्व नीति थी यहीं पर समाप्त होती है। अगला हम लोग जो है वो फिर प्रतिक्रिया ही देखेंगे। ठीक है।